हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। IC38 एग्जाम। देखिए, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनना चाहते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, तो आपको IC38 का जो एग्जाम रहता है, पेपर रहता है, वो पास करना पड़ता है। और इस एग्जाम की खास बात ये है कि पूरा साल ये एग्जाम होता रहता है। आप कभी भी अप्लाई करें, उससे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये एग्जाम आ जाता है और आप इसे क्लियर करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स IC38 का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी बीमा सखी बनने के लिए IC38 जो एग्जाम है वो पास कर रही हैं। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए जाएं जिससे कि पता चले कि IC38 का एग्जाम जो है ये पहले अटेम्प्ट में ही पास कैसे कर लिया जाए। तो बस आज की वीडियो जो है वो इसी इंफॉर्मेशन के बारे में रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं ना, चाहे आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहें जैसे कि LIC है, या फिर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको IC38 का जो एग्जाम है वो पास करना पड़ता है। तो देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो आपको IC38 का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, मतलब जीवन बीमा एजेंट बनना चाहते हैं, चाहे आप जनरल इंश्योरेंस एजेंट जिसे कि साधारण बीमा एजेंट या फिर नॉन इंश्योरेंस एजेंट भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मोटर इंश्योरेंस आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है और भी अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस जो है वो आ जाती हैं अगर आप जनरल इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, मतलब सिर्फ आप स्वास्थ्य जीवन स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनना चाहते हैं ना, तो मतलब कोई भी कैटेगरी के आप एजेंट बनना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको ये IC38 का जो एग्जाम है ना ये क्लियर करना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें ना जो आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन या एज वगैरह जो एलिजिबिलिटी है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम जो योग्यता है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है ना वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 18 वर्ष कम से कम, और उससे अबव जितनी मर्जी आयु है, वो कोई भी व्यक्ति जो है 18 साल से ऊपर का, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो वो इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। मतलब इसमें मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई 80 साल का व्यक्ति भी कहे कि मुझे इंश्योरेंस एजेंट बनना है, तो वो आराम से इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है IC38 का एग्जाम क्लियर करके। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो आप ये एग्जाम क्लियर करके इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, क्या हम इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि मुझे इंश्योरेंस में काम करना है, तो अगर आपकी पत्नी या आपके पति जो कि सरकारी नौकरी में ना हो, तो आप उन्हें इंश्योरेंस एजेंट बना सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप हैं तो आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते। अब इसमें देखिए, अगर आपको ये सारी एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ना, उसमें सबसे पहले तो है कि आपका ना 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, 10वीं का प्रमाण पत्र जो है वो इसमें चाहिए होगा। ज्यादा से ज्यादा कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, चाहे BA किया है चाहे MA किया है या वट एवर, कुछ भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, पर इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा इसमें, पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी, एक कैंसल चेक रहेगा। अब इसमें कैंसल चेक आपको देना पड़ेगा। अब कैंसल चेक की जरूरत क्यों पड़ती है? आप ये उसी बैंक का कैंसल चेक देंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आप जब काम करें इंश्योरेंस का, और जिस बैंक में आप चाहते हैं कि आपका कमीशन आए, तो उसी बैंक का आप कैंसल चेक जो है वो देंगे, क्योंकि फिर इस चेक के रिलेटेड आपके जो बैंक के डिटेल है ना वो कंपनी में रजिस्टर हो जाएंगे। तो बस फिर इसी बैंक में आपका जो कमीशन है वो हर महीने कंपनी के द्वारा डाल दिया जाएगा।
2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी और साथ में लगेगी थोड़ी सी फीस। ये जो फीस है 800 से 1000 के बीच में ही होती है, ज्यादा कोई फीस इसकी नहीं रहती है। अच्छा, अब जानते हैं कि ये जो IC38 का एग्जाम है इसका क्या पूरा प्रोसेस है। देखो, इसमें क्या है कि ना, इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो आते हैं जी 50। ठीक है, सिर्फ 50 क्वेश्चंस आते हैं। और हर जो क्वेश्चन है, हर प्रश्न है ना, वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो कुल जो नंबर बन गए वो कितने बन गए? 50। यानी कि 50 प्रश्न है, हर प्रश्न एक एक नंबर का है। तो जो टोटल नंबर हो गए पेपर के वो कितने हो गए? 50 नंबर। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 50 नंबर का आएगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका एग्जाम होगा ना वो MCQ पैटर्न में होगा। MCQ का मतलब क्या होता है कि आपको प्रश्न लिखा होगा और नीचे 4 विकल्प दिए होंगे, ऑप्शंस दी होंगी। आपको प्रश्न को पढ़ना होगा और फिर उन विकल्पों में से देखना होगा कि कौन सा विकल्प या कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है, और उस पर आपने टिक कर देना होगा। अब ये जो आपका एग्जाम है ना ये होगा ऑनलाइन, यानी कि ये होगा कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर का नाम सुन के कई स्टूडेंट्स जो है ना वो घबरा जाते हैं कि हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। तो भाई, जो कंप्यूटर चलाना है ना वो मोबाइल चलाने से भी आसान है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे ना, जो सेंटर होगा, वहां पे जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो आपको एग्जाम से पहले कंप्यूटर को चलाना बिल्कुल सिखाएंगे। बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो वो आपको सारा बताएंगे। और इन केस अगर एग्जाम देते हुए भी आपको कुछ तकलीफ आए तो वो वहीं पे रहते हैं, वो आपको बता देंगे कि इस तरह से आप कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। पर हाँ, पेपर आपको खुद ही करना होगा। उसके बाद इसमें ना खास बात क्या है कि इसमें ना कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। नकारात्मक अंकन का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए आपने सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर गलत कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके नंबर तो कटेंगे नहीं। तो इसलिए ये नहीं है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसे छोड़ दूं। आपने सारे क्वेश्चंस जो है वो कर देने हैं। मतलब, जो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना भी आए तो आपने थोड़ा पढ़ के सोच समझ के जो है उसका नियर बाय कोई भी आंसर जो है वो दे देना है। क्योंकि गलत क्वेश्चन के आंसर मतलब मार्क्स जो है वो कटेंगे नहीं। अब इसमें ना पास होने के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 17। वैसे अगर आपके 16 नंबर भी आ जाते हैं तो एक नंबर जो है वो कंप्यूटर में इसी तरह से प्रोग्रामिंग है कि वो आपको ग्रेस मार्क्स दे देता है। तो पर कोशिश आप 17 नंबर मिनिमम की रखें। अगर 16 भी आ गए तो एक नंबर और खुद ही मिल जाएगा आपको और आप जो है वो पास हो जाएंगे। पर आपने यही सोच के चलना है कि हमारे 17 नंबर कम से कम आए तो हम इस परीक्षा में जो है वो पास होंगे। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम है ना ये होगा 1 घंटे का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो समय है ना एक क्वेश्चन को करने का, वो 1 मिनट से ज्यादा है। क्योंकि देखो भाई, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे कितने हैं? 50। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट से तो ज्यादा ही समय मिल रहा है ना। ठीक है ना, तो आपको क्या है, 1 मिनट से ज्यादा थोड़ा सा समय मिलेगा, 1 ही मिनट चलो आप लगा के चलो। तो 1 मिनट काफी सफिशियंट रहता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, कई बार तो आते ही नहीं है। और अगर आए भी तो बहुत सिंपल से आते हैं। मैंने जो अपने क्रैश कोर्स वगैरह करवाए हैं उनमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और फिर उसका आंसर देना है। अब देखिए कि ये ध्यान रखें कि ना, जब आप प्रश्नों को सॉल्व करने शुरू करें तो सारे प्रश्न को, मतलब पूरा का पूरा जो प्रश्न होगा ना उसको आपने ना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो विकल्प रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे ना नीचे, उनको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि एक ऑप्शन आपने पहली वाली पढ़ी और आपको लगा यही ठीक है तो उसी पर टिक कर दिया, नहीं। चाहे आपको लग भी रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, पर आपने क्या करना है, चारों की चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, सारी मैचिंग होती है, एक जैसी होती हैं, पर उनमें से जो सबसे ज्यादा नियर बाय, सबसे ज्यादा करीब वाली ऑप्शन होगी, विकल्प होगा, उसी को आपने टिक करना होगा। दूसरी बात है, जब आप प्रश्न पढ़े ना तो हाँ और ना में चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि उन्होंने ऐसे आपको ना 4 विकल्प दिए होंगे और क्वेश्चन मान लो कि ऐसे दिया होगा कि लिखा होगा कि बताइए इनमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है वो एक अच्छे एजेंट की नहीं होनी चाहिए, है ना। और कई बार हम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ते, हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी एजेंट की अच्छी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए।
नहीं, हम शब्द को पढ़ते ही नहीं है, है ना? और इसी तरह से हम अपना प्रश्न जो है वो गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ना है, चेक करना है कि हाँ में क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर ना में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न आपने हल करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे प्रश्नों को आपने हल करना है। अपना पूरा समय जो 1 घंटा है ना, पूरे का पूरा समय आपने उपयोग करना है। ये नहीं है कि मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आधा घंटा हुआ है, चलो भागो। नहीं, 1 घंटा है, सारे के सारे क्वेश्चन अगर मान लो आपके जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर से एक बार उनको चेक कर लें, रिवाइज कर लें। पूरे का पूरा 1 घंटा जो है, उसको आपने यूज करना है। अब देखिए कि जब भी मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, जो क्रैश कोर्स डालती हूँ या चैप्टर्स की वीडियो डालती हूँ, तो ना उनमें मैं स्टार्टिंग में या बीच में या बार बार यही कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, सिर्फ प्रश्नों को याद ना करें, रट्टा ना मारें। अब आप कहेंगे कि मैडम ये कॉन्सेप्ट्स क्या भला है? देखो, जो मैं आपको समझाती हूँ ना, उसे याद करें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार तो क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि भारत में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसे कौन कंट्रोल या रेगुलेट करता है, तो वो तो आपने याद कर लिया कि IRDAI है, जो कि भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कंट्रोलर है। अब मान लो कि दूसरा प्रश्न, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बात की कि फ्री लुक पीरियड जो है वो 15 दिन का होता है। अब वो सीधा आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे फ्री लुक पीरियड कितने दिन का होता है, या फिर ये 15 दिन का पीरियड है, इसे क्या कहेंगे। वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मान लीजिए कि रमेश है, उसने ये वाली पॉलिसी खरीदी। अब पर पॉलिसी खरीदने के बाद उसे जो है वो पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, तो अब वो अपनी पॉलिसी को कंपनी को वापस करना चाहता है। तो अब आप बताएं कि उसके पास कितने दिन का समय है, कि वो उस पॉलिसी को वापस कर सकता है ना? तो अब आपको पता होना चाहिए कि उसके पास 15 दिन का समय है, जो जिसमें वो वापस कर सकता है। और उस समय को क्या कहते हैं, उस पीरियड को क्या कहते हैं? फ्री लुक पीरियड कहते हैं, है ना? तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, मतलब लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछेंगे। तो इसलिए जो मैं उसमें क्वेश्चंस में आपको समझाती हूँ ना, उनको आपने याद रखनी है चीजें। तो इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैडम सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे। भाई, क्वेश्चंस सेम भी आ सकते हैं, और थोड़ी बहुत भाषा जो है वो बदल कर भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो मैं चीजें समझाती हूँ, उन्हें आपने अच्छी तरह से समझना है। प्रश्नों को याद नहीं करना है, रट्टे नहीं मार लेने हैं, उनको समझना है। और समझ के फिर आपने जो है वहां पे सॉल्व करना है। अगर आपने समझा हुआ होगा ना, फिर आपको एग्जाम में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, चाहे तो आप कमेंट सेक्शंस में जाके देखिए कि उसमें उन्होंने बताया है कि उनके 42 47 तक मार्क्स आए हैं। 50 में से 42 या 45 47 नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट्स को समझा है, सिर्फ रटना नहीं है। और मैं ये कहूंगी कि पहले आप चैप्टर्स कीजिए, और उसके बाद अगर क्रैश कोर्स करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि चैप्टर्स में ना सीक्वेंस वाइज चीजें समझाई जाती हैं। और क्रैश कोर्स में क्या होता है, उसमें तो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। पर मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि मिक्स जो क्वेश्चन है ना, वो भी सेम सेम कैटेगरी के आए, है ना? पर कई बार क्या होता है कि वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए पहले आप चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज कीजिए, और उसके बाद क्रैश कोर्स करेंगे तो रिजल्ट्स जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप एग्जाम देने जाएं, तो आधा घंटा पहले जो है परीक्षा केंद्र जो होगा, एग्जामिनेशन सेंटर जो है, वहां पर अपना पहुंच जाएं आप। ठीक है? और अपना जो हॉल टिकट है और आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी कार्ड, चाहे आधार कार्ड ले जाओ, चाहे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, तो वो आपने साथ में लेकर जाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।